नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूं और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के संबंध में मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताऊंगा, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिए गए, हमारे संविधान निर्माताओं की आखिर इस प्रावधान को जोड़ने से संबंधित मंशा क्या थी, इसका प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है तथा मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, इनमें समानताएं क्या हैं और स्वतंत्रता के बाद तथा संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में इनको क्रियान्वयन के लिए हमारी सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। दोस्तों, जब हमारा संविधान बना तो जो हमारे संविधान निर्माताओं की मूल मंशा थी वो था अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जब ब्रिटिश सरकार का शासन था हमारे यहाँ, तो हमारे नेताओं ने उसको देखा था। अब जो नेताओं का जो लक्ष्य था, हमारे जो महापुरुषों का हमारे लक्ष्य था, वो लक्ष्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना और शोषणकारी राज्य से मुक्ति, जिसके लिए नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो अधिकतम जो बल देता है वो लोक कल्याण, जन कल्याण पर बल देता है, जिसके कारण अगर हम कहें कि हमारे संविधान का जो मुख्य लक्ष्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और प्रस्तावना में भी समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, जिनका विवरण हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक और भाग 4 में मिलता है। समय समय पर अनेक संशोधनों के द्वारा इनमें परिवर्तन भी किया गया है, जोड़ा भी गया है। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में अगर हम कहें, ये राज्य को एक दिशा देता है, मार्गदर्शन का काम करता है। संविधान का हमारे उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। तो अब प्रश्न ये बनता है कि अधिकतम लोगों का कल्याण कैसे हो। समाज में अनेक वर्ग रहते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, समाज के अनेक कमज़ोर वर्ग SC ST हैं, उनका कल्याण कैसे हो। नीति निर्देशक तत्व में यह सभी बातें सुनिश्चित की गई हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, लोगों का अधिकतम कल्याण कैसे हो, समाज में सुख शांति और समृद्धि कैसे आए, प्रॉस्पेरनेस कैसे आए, इन बातों का प्रावधान किया गया है ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, इन सारी बातों से मुक्ति मिले समाज को। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के साथ अगर हम कहें दोस्तों, समस्या ये है कि ये परिवर्तनीय नहीं है। यानी ये राज्य के लिए तो हैं, राज्य को एक मार्गदर्शन देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, राज्य का पथ प्रदर्शन करते हैं, लेकिन राज्य इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब प्रश्न ये बनता है तो दोस्तों, इसका मतलब क्या रह जाता है? इसका मतलब बहुत रह जाता है, क्योंकि दोस्तों हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और आप लोग जानते हैं
कि लोकतंत्र लोकप्रियता पर चलता है। अगर सरकार को लोकप्रिय बने रहना है तो उसे अच्छे कार्य करना है और उन अच्छे कार्यों का मार्गदर्शन नीति निर्देशक तत्व में मिलता है। बहुत से विचारकों का यह भी मानना है कि नीति निर्देशक तत्व अगर देश में ईमानदारी से लागू कर दिए जाएं तो पुनः राम राज्य की वापसी हो जाएगी, क्योंकि ये सभी वर्गों, गरीब, महिलाएं, बच्चों, वृद्धों, बेरोजगारों, बीमारों का कल्याण सुनिश्चित करता है, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है, सरकार को मार्गदर्शन करता है, सरकार को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। संविधान लागू होने के बाद मित्रों, हमारे देश में बहुत से अनेक कल्याणकारी कार्य हुए हैं, जिसे आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्व से प्रेरित हैं। ग्रेविल ऑस्टिन ने, जो विशेषज्ञ थे संविधान, उन्होंने इसके विशेषताओं को देखते हुए इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, इसे आत्मा माना है उन्होंने। दोस्तों, ये जो नीति निर्देशक तत्व है, जैसे हमारे संविधान में अनेक विशेषताएं दुनिया के देशों से फॉलो की गई हैं। नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है। मित्रों, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इनका प्रावधान आखिर किन अनुच्छेदों से किन अनुच्छेदों तक है और वो प्रावधान क्या क्या है, जिसमें मैं आप लोगों को वह सभी बातें बताने की कोशिश करूंगा जो परीक्षाओं में आई हुई हैं या आने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा, देखिए, नीति निर्देशक तत्व संविधान में तो इसका वर्णन नहीं है, यह बात सच है, लेकिन अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से इनका वर्गीकरण जो किया गया है, गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक रूप में किया गया है। गांधीवादी की अगर हम बात करें, वो कौन से अनुच्छेद हैं, आखिर उनमें बात क्या है, समाजवादी की बात करें, उदार बौद्धिक की बात करें, तो क्या विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले कुछ अनुच्छेद और हैं, उस संबंध में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है और राज्य को उसी तरह परिभाषित किया गया है जो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, जो मैंने आप लोगों को मूल अधिकारों में बताया भी था। और अनुच्छेद 37 में ये प्रावधान है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी जिस प्रकार आप मूल अधिकारों के लिए राज्य को या सरकार को बाध्य कर सकते हैं, आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाने के लिए आप न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि इनका कोई उपयोग नहीं है। इनका बहुत भी उपयोग है, इससे सरकार को मार्गदर्शन मिलता है। अब मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का आप लोगों से वर्गीकरण और इनकी विशेषताएं बताऊंगा। जैसे जो गांधीवादी से प्रेरित हैं, तो उसमें है अनुच्छेद 40। आप लोग जानते हैं कि संविधान का बहुत सा बड़ा भाग महात्मा गांधी जी से विचारों से प्रेरित थे। उनके कुछ सपने थे, उनके कुछ लक्ष्य थे, जिस प्रकार का भारत वो बनाना चाहते थे, वो हमें संविधान में दिखता है।
और वह अनुच्छेद 40 में आप लोग जानते हैं गांधी जी कहा करते थे, भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव को मजबूत नहीं किया जाएगा, भारत मजबूत नहीं होगा। उससे प्रेरित होकर अनुच्छेद 40 का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वह पंचायतों का गठन करें, उनको मजबूती प्रदान करें। अनुच्छेद 43 आप लोग जानते हैं, गांधी जी लघु कुटीर गांव इन सब के बहुत बड़े पक्षधर थे। छोटे उद्योगों, वो स्वयं हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहनते थे, स्वयं के खादी का बनाया हुआ कपड़ा पहनते थे। आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों की बात की गई है, लघु एवं कुटीर उद्योगों की बात की गई है। 43 खा 43 खा, जिसे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। मित्रों, कामगारों को की भागीदारिता सुनिश्चित की गई है। प्रबंधन में कामगारों की भागीदारिता अनुच्छेद 43 का में सुनिश्चित की गई है, ये आप लोगों को जानना है। अनुच्छेद 47 में अगर हम कहें, अनुच्छेद 47 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 47 1947 ये आप लोग जानते हैं नशाखोरी के भी गांधी जी पक्षधर नहीं थे। मद्य निषेध का प्रावधान 47 में है। 46 अनुसूचित जाति जनजातियों SC ST के प्रबल पक्षधर गांधी जी थे। उनसे मोटिवेट होकर इनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर जोर दिया गया है। राज्य का यह कर्तव्य है कि इनके कल्याण को वह सुनिश्चित करे। और दोस्तों, अनुच्छेद 48 48 जो अनुच्छेद है वो रिलेटेड है। एक तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, इन सब से वैज्ञानिक तरीके से पशुधन की रक्षा की बात करता है। साथ साथ 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह जोड़ा गया है, पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोटेक्ट करना यह राज्य सरकार का दायित्व है। जिससे प्रेरित होकर दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारी सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। अब जो मैं बताऊंगा वो समाजवादी विचार से कौन से अनुच्छेद प्रभावित हैं? 39 महिलाओं बच्चों का कल्याण सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों, इसमें कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों को याद करना है, परीक्षाओं में आई हुई हैं। वो ये है, सामान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो आप कहोगे 39। महिलाओं को, पहले महिलाओं के साथ इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अन्याय होता था, जिससे निजात दिलाने के लिए हमारी सरकार द्वारा ये प्रावधान किया गया है। पुरुषों को महिलाओं को बराबर वेतन, महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन। वहीं दोस्तों आपको याद रखना है 39 का जो बाद में जोड़ा गया है, निःशुल्क गरीबों को निःशुल्क विधिक परामर्श, कानूनी सहायता, उन्हें लीगल प्रोटेक्शंस का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनेक बातें आप लोग देख रहे हो कि हमारे देश में इस संबंध में की गई हैं। वहीं 41 बीमारों, वृद्धों, बेरोजगारों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। रोजगार का अधिकार
हालांकि यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, जिसके लिए एक लंबे समय से हमारे देश में मांग की जाती रही है। वो अगर आपसे पूछा जाए 41 में है, 41 में है, वहीं 42 में प्रसूति के समय यानी प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को प्रोटेक्शन, सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, और जहां वो कार्य करती हैं वहाँ पे भी उसका दायित्व है। तो मैंने अभी आप लोगों को ये बताया। उदार बौद्धिक में दोस्तों अगर हम जाएं 44 सामान्य नागरिक आचार संहिता काफ़ी विवादित रहा है, काफ़ी चर्चित रहा है, एक लंबे समय से इसकी मांग भी की जाती रही है। एक देश एक कानून होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी एक देश एक कानून नहीं है। अनेक जाति धर्म वर्ग में बटा हुआ भारत है। अनेक धर्मों के लिए अनेक अनेक कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आप देख लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट आप देख लीजिए, अनेक आप पंथों में देख रहे हैं, धर्मों में देख रहे हैं। अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 45 में शिक्षा का अधिकार, 6 वर्ष से कम बच्चों को यह राज्य सरकार का दायित्व है कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में इसका प्रोविजंस किया गया है। 48 का अगर हम कहें पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। अनुच्छेद 49 यह राज्य सरकारों का परम दायित्व है, कर्तव्य है। ऐतिहासिक इमारतें, धरोहरें जैसे हमारा लाल किला है, ताजमहल है, उनको सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि ये हमें विरासत में मिला है। इसको प्रोटेक्शंस करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसे मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया, हम आपकी भी जिम्मेदारी है। वहीं अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये दोस्तों परीक्षा में आप लोगों से कई बार पूछा गया है। स्टेट कमीशन में क्या पहले एक थी? आप लोग जानते हैं कि बहुत से ऐसी संस्थाएं आज भी हैं और कल भी हैं जो न्यायिक और प्रशासनिक कार्य दोनों करती हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान है अनुच्छेद 50 में कि जो कार्य प्रशासनिक होगा वो प्रशासन करेगा, जो न्यायिक कार्य होगा न्यायपालिका करेगी। इसमें दोनों में ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलैप होता है तो ये न्यायपालिका को, न्यायिक कार्यों को प्रभावित करता है। अनुच्छेद 51 जो है 51 है। 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग का प्रावधान किया गया है। भारत एक शांति प्रिय देश है, आप लोग जानते हैं। भारत की नीति है हम पहले से किसी पर युद्ध नहीं करेंगे, थोपेंगे, हम अपने बचाव में करेंगे। विश्व बंधुत्व की भावना पर हमारा देश बल देता है। और वह उपस अगर हम कहें अनुच्छेद 51 से होकर आती है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में मैं पहले भी बताया था, महात्मा बुद्ध, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या हमारे अनेक महापुरुषों की झलक मिलती है। और वो झलक हमें नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हम एक शांति प्रिय देश हैं और वो 51 आपका हमारा सुनिश्चित करता है। दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, इसमें कई अनुच्छेद आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। जैसे अनुच्छेद 40 जो महात्मा गांधी जो पंचायतों के गठन की बात करता है। 43 खा जो कामगारों की भागीदारिता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद
44 जो प्री में भी आया है, मेंस में भी सिविल सर्विस IAS में क्वेश्चन पूछा गया है। 45, 48 का 51, ये अनुच्छेद आप लोगों से बार बार पूछे गए हैं। अर्थात इस टॉपिक में आप लोगों को कुछ अनुच्छेदों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो अभी आगे आने वाले समय में आप लोगों की होने जा रही है, तो ये सारी बातों पर आपको ध्यान देते हुए पढ़ना है। अब इसी में मैं जो अगला टॉपिक्स आप लोगों को बताऊंगा, उससे जो छूटे हुई चीज़ें हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में क्या अंतर है, इनके संबंध क्या है, नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए संविधान लागू होने के बाद हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इत्यादि चीज़ों पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।